So starting with today's news highlight from the Hindu newspaper, India's population has hit 146.39 crore UNFPA as per UNFPA. So इस आर्टिकल में बेसिकली यही बताया जा रहा है कि जो आपका फर्टिलिटी रेट है सबसे पहले तो वो डिक्लाइन हुआ है 2.1 से 1.9 तक, और जो पॉपुलेशन है वो 146.39 करोड़ के आसपास है इंडिया की। ये जो सर्वे कंडक्ट कराया गया था वो यूएन डेमोग्राफिक रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है, ठीक है। ये 1.9 जो है ये टोटल फर्टिलिटी रेट है। अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में आपको क्या पता होना चाहिए कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए। एसडीजी क्या है इससे रिलेटेड। सो एसडीजी 3 जो है दैट डिफाइंस गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। एसडीजी 3 जो है वो इससे कनेक्टेड है। सो इसके ऊपर आपको नोट्स बनाने चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्कीम्स आई हैं, क्या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, क्या प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है कि सो नेक्स्ट इज़ ब्लेज ऑन कार्गो वेसल स्पार्क्स ऑयल स्पिल अलर्ट ऑफ केरला कोस्ट। ये हमने कल की वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जो कोझिकोडे पोर्ट है वहाँ पर उसका रेलेवेंस भी मैंने बताया है कि क्या रेलेवेंस है। कोझिकोडे जो पोर्ट है वहाँ से 88 नॉटिकल माइल्स एक शिप है जो कि जिसका नाम MV वैन हाई 503 है, उसमें आग लग गई थी, मैसिव फायर पॉपअप हो गई थी रॉक, ठीक है। सो दैट रॉक MV वैन हाई 503, सो इट वॉज अ सिंगापुर फ्लैग वेसल एज आई टोल्ड यू। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, इस पार्क से काफ़ी ऑयल स्पिल हुआ है, उसके साथ साथ 157 कंटेनर्स थे जिनमें हजार्डस सब्सटेंसेस भी थे, इंक्लूडिंग द फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड सॉलिड्स दैट कैन स्पॉन्टेनियसली कॉम्बस्ट एंड सब्सटेंसेस हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पोर्ट रिलेवेंस में इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन आप इसका जो रिलेवेंस है वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे होता है, कोस्ट में जो डिज़ास्टर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए NDRF की टीम किस तरीके से काम करती है, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है रेस्क्यू का, और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं ना हो। सो इस पे आपको मेंस ओरिएंटेड जो है आपको बनाना पड़ेगा नोट्स, और ये आप एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, ठीक है। रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरीके से कैरी किए जा सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गई। सबसे पहले जो रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी रेट है वो क्या होता है। सो बेसिकली रिप्लेसमेंट टोटल फर्टिलिटी रेट ये होता है कि ये एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन रहते हैं दैट अ वुमेन कैन हैव और मस्ट हैव एग्जैक्टली टू रिप्लेस हर सेल्फ एंड हर पार्टनर, ठीक है, इन द पॉपुलेशन विदाउट माइग्रेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस टाइप के टर्म्स रिसेंट में अभी यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है। सिमिलरली जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट इज़ द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन कैन हैव और इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव एज। सो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं ग्राफ भी आपको समझाना भूल गई थी। तो ये देखिए, ये ग्राफ बता रहा है सिंपली कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो पर वुमेन एज़ पर कंट्री कितनी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की हाईएस्ट है, फिर पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की, और इंडिया की 1.9 पे हो गई। पहले जो था, पहले टोटल फर्टिलिटी रेट वाज अराउंड 2.2, ठीक है। अब रिसेंट में ये 1.9 पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। सो हम ये हमारा इससे रिलेटेड टारगेट भी था पॉपुलेशन कंट्रोल का। सो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं गुड भी है कि हम अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। सो इंडिया इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका हैव ऑल रीच्ड बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, ठीक है, और चाइना का सबसे कम है, दैट इज़ 1.0। नेक्स्ट टॉपिक है RTE फंड से रिलेटेड है। डोंट विथहोल्ड स्टेट्स RTE फंड ओवर NEP रो। NEP इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मद्रास हाई कोर्ट टेल सेंटर। सो इसका कंटेक्स्ट क्या है, बेसिकली एक डिस्प्यूट अराइज हुआ है ओवर द रिलीज ऑफ फंड्स फॉर RTE इम्प्लीमेंटेशन। वी ऑल नो दैट इट इज़ राइट टू एजुकेशन, ठीक है, वाया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। उसमें स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो चिल्ड्रन की एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, और ये गवर्नमेंट स्कूल्स में ही होता है, बट इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप भी होती है। इन तमिलनाडु अमिट नॉन एडॉप्शन ऑफ NEP 2020, दैट इज़ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020।
अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि मद्रास हाईकोर्ट ने अर्ज किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को टू डीलिंग RTE रीइंबर्समेंट्स फ्रॉम तमिलनाडुज नॉन अडॉप्शन ऑफ NEP 2020। अभी जो तमिलनाडु है उसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सेंटर ने रीइंबर्स नहीं किया है जितने भी जो सेंटर जो भी फंड्स देती है, बिकॉज ऑफ दैट कि उन्होंने NEP इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अब उसका नतीजा क्या हुआ है कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसके पास पेंडिंग है 2151.59 करोड़ का जो पेंडिंग फ़ंड है, जो मनी अमाउंट है जो इन्वेस्टमेंट के लिए नीडेड है, वो अभी पेंडिंग है, ठीक है। और ये दिस इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड अंडर SSS, दैट इज़ दी समग्र शिक्षा स्कीम। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। सो एज आई सेड कि इट विल बी अंडर द फ्लैगशिप ऑफ समग्र शिक्षा स्कीम, दैट इज़ SSS। अब इसका लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड पॉइंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009 के तहत, ठीक है, सेक्शन 7 ये स्टेट करता है कि दोनों ही सेंटर एंड स्टेट्स की ये कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, टू फंड एंड इम्प्लीमेंट RTE प्रोविजंस। आप ये थोड़ा लिस्ट भी इसके रिस्पेक्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। सो फंडिंग शुड नॉट बी मेड कंडीशनल अपॉन अडॉप्टिंग NEP। सो ये एक इनका लीगल स्टैंस है, ठीक है। सो RTE, और उसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि RTE एक्ट जो है उसकी इंडिपेंडेंट लीगल स्टैंडिंग है, यानी कि अगर RTE एक्ट इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए कोई कंडीशंस नेसेसरी नहीं है जो कि सेंटर ने इम्प्लीमेंट की है, ठीक है। एंड इट शुड नॉट बी लिंक टू NEP 2020। सो तमिलनाडुज रेफ्यूजल टू अडॉप्ट NEP डज नॉट रिजॉल्व और एब्जॉल्व सेंटर फ्रॉम इट्स RTE ऑब्लिगेशंस, यानी सेंटर पल्ला नहीं झाड़ सकता है फंड्स देने से। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है सिंपल भाषा में। सो इसमें आपको ध्यान देने वाले जो रिलेवेंट UPSC रिलेवेंट स्कीम्स या टॉपिक्स हैं, थीम्स हैं, वो क्या क्या है, वो आपको सबसे पहले जो है चैप्टर है आपका पॉलिटी में फेडरलिज्म से रिलेटेड या टॉपिक आपको मिल जाएगा। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, ये एक चैप्टर भी है आपका N लक्ष्मीकांत में। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट ही क्या, शेड्यूल 7 में जो भी आपकी तीनों लिस्ट आती हैं, ठीक है, यूनियन, कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और स्टेट, बेसिकली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या नया लाया गया है, किस तरीके की एजुकेशन ये लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं इंडिया में। बेसिकली NEP 2020 का मेन फोकस है स्किल बेस्ड एजुकेशन पे, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी रिसेंट में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब डिग्रीज़ जो हैं अगर हम देखें तो उनका कोई वैल्यू नहीं रह गया है। जितना कि BA वाले और MA वाले घूम रहे हैं बिना जॉब के, उतना ही BTech वाले भी घूम रहे हैं। और उसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो UPSC की तरफ आ रही है। अब इसमें आर्ट्स वाले तो हैं ही, साथ में BTech वाले भी हैं, और सिर्फ BTech वाले ही नहीं, MBBS वाले भी हैं, यानी डॉक्टर्स की डिग्री वाले भी हैं। सो उससे क्या हो रहा है ना, और CA भी, मतलब वेरिड फील्ड से लोग आ रहे हैं। सो ये जो फोकस है ना, वी नो दैट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, AI का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसमें। फिर क्वांटम फिज़िक्स जो है, क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं, ये नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंशंस हो रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उसके साथ साथ स्कीम्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, समग्र शिक्षा स्कीम जो कि यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है। और उसके साथ साथ RTE एक्ट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं आप उन पर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है ना, अभी अगर देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर की जो स्कीम्स हैं, विमेन सेक्टर की जो स्कीम्स हैं, विमेन वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं, और साथ में आपकी जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्कीम्स हैं, इन पे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं 2-3 साल से, 2023 से इन पे फोकस है UPSC का, ठीक है। तो ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए बारीकी से कंसेप्चुअल बेसिस पे कि इन स्कीम्स के क्या क्या एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कितना फंड्स एलोकेशन में सेंटर का रोल कितना होता है। ये सब चीज़ें UPSC स्वैप करके पूछ लेता है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो ये UPSC जो है स्वैप कर लेता है इस तरीके के क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंड गेम ऑफ रशिया, एंड गेम इन द रशिया यूक्रेन वॉर। सो इसका जो कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड है वो ये है कि यूक्रेन ने
लॉन्च किया था ऑपरेशन स्वैलो। उसमें इसने रशिया का जो बेस था वायर ड्रोन, रशियन बेसेस उन पे हमला किया था, स्ट्राइक्स हेल्ड किए थे, ठीक है। सो क्योंकि ये वॉर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है, और उससे पहले भी पीस टॉक्स इनिशिएट किए गए थे इस्तांबुल में फॉर द पीस प्रोसेस एंड नाटोस ईस्टर्न फ्लैंक समिट इन विलनस। इसमें पीस टॉक्स किए गए थे, बट इसका रिज़ल्ट ये हुआ था कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है उन्होंने वॉक अवे कर लिया था विद नॉट एक्सेप्टिंग द पीस ट्रीटी। और अब जो है वो ऑनगोइंग वॉर जो है वो 4th ईयर तक एक्सीड कर चुका है, ठीक है, 4th ईयर एक्सीड कर चुका है। और अब ग्लोबल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बन रहा है टू हैव डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशंस। सो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एफर्ट्स किए थे फॉर पीस टॉक्स, ठीक है। मल्टीपल एफर्ट्स वर बीन देयर, मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स वर बीन देयर बिटवीन बोथ द प्रेसिडेंट्स, दैट इज between Donald Trump and Vladimir Putin. Despite the progress, deep geopolitical and ideological divisions hinder the agreement. Russia believes that war could have ended in 2022 if the peace agreements were honored. So as I told you कि जो Zelensky है वो वॉक अवे हो गए थे, जो पीस डील थी इस वजह से वो पीस डील जो है वो फेल हो चुकी थी, और ये यही कह रहे हैं कि 2022 में ही ये ख़त्म हो चुका होता, लेकिन इन्होंने अग्री नहीं किया और ये वॉक अवे हो गए, ठीक है। ही वॉकड अवे फ्रॉम द पीस टॉक्स, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। सो यूक्रेन प्रायोरिटाइज नाटो मेंबरशिप ओवर सीज फायर बैक्ड बाय वेस्टर्न मिलिट्री एड। अब मेजर कंसर्न ये भी है कि यूक्रेन ने रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप ले, बट यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का ही मेंबर रहे। सो इस वजह से ये वॉर जो है ये दीज वर वन ऑफ द कंडीशंस जिसकी वजह से वॉर शुरू हुआ था। अब यूएस का इसमें स्टांस क्या है, दैट ट्रम्प फॉलोज अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी and sees Ukraine conflict as a foreign policy challenge. So US figures like Keith Kellogg and Marco Rubio see the war as a proxy conflict between nuclear powers. So 3 months of shuttle diplomacy, after 3 months of shuttle diplomacy triggered some hopes for it. For peace की इश्यूज़ क्या है कि यूक्रेन का रिलक्टेंस है नाटो ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी गारंटीज़ भी हैं, सीज़ फायर भी है, लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस ऑन रशिया भी है, तो ये कुछ की इश्यूज़ हैं, ठीक। अब रशिया की डिमांड क्या है कि यूक्रेन शुड बी न्यूट्रल, नो नाटो एक्सपेंशन, इट ऑल्सो वॉन्ट्स डीनाजिफिकेशन, ट्रूप विड्रॉल एंड रिटन सिक्योरिटी गारंटीज फ्रॉम द वेस्ट। सो ये रशिया की कुछ डिमांड्स है जो कि इसमें मेंशन्ड है। व्हाट आर द चैलेंजेस टू द एंड गेम? द चैलेंज इज द म्यूचुअल distrust,
Kremlin views West as insincere. The peace unlikely without addressing historical grievances and security concerns of all the parties. स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या है? न्यूक्लियर एस्केलेशंस के रिस्क हैं ड्यू टू यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. ऑल्सो एक्सपायरी ऑफ द न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये यहाँ पर मैंशनड है. कुड डिस्टेबलाइज द आर्म्स कंट्रोल, ये कुछ स्ट्रैटेजिक रिस्क हैं जो कि हो सकते हैं. रशिया कंसिडर्स इट्स न्यूक्लियर पावर एसेंशियल टू deter the West. So, what is the fragile end game? Russia may expand war deeper into Ukraine if sovereignty is threatened. Definitely, if any nation's sovereignty is threatened, so it will extend the war, it may expand the war. If peace fails, war may transform into frozen conflict. It also expects that diplomacy must be bold, inclusive, realistic, rooted in trust and historical awareness. अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट है. आप प्लीज़ इसमें ये नोट्स बना लीजिएगा कि ऑनगोइंग वॉर का इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे, ट्रेड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा फ्रॉम बोथ द नेशंस. ठीक है. उसके साथ साथ आप नाटो रशिया यूक्रेन ट्रायंगल जो है उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, और नाटो की मेंबरशिप क्यों यूक्रेन पाना चाहता है, क्या उसको फ़ायदा हो सकता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है. ऑल्सो ग्लोबल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में जो कि न्यूक्लियर रिस्क है, न्यू आर्म्स रेस है, ठीक है. सो ये सब इम्पॉर्टेंट है. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी है इसमें, जो कि यूएस फॉरेन पॉलिसी, शिफ्ट्स अंडर ट्रम्प डिफाइन करता है. तो अभी रिसेंटली जो ट्रम्प ने ट्रेड बैरियर्स लगाए हैं उस पर भी आप रिसर्च कर लीजिएगा. So next we move on to the hazards of going global on India-Pakistan issues. यहाँ पर जो की हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो ये कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बायलैटरल इश्यूज़. अब ये जो इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर of India-Pakistan issue, so it weakens the long-held bilateral positions. अब UN maps or comments do not employ territorial endorsement. They reflect that global perspective which may not align with India. So UN का say भी इस स्टैंस में दूसरा हो सकता है. India stand on terrorism. India introduced a comprehensive convention on international terrorism over 30 years ago. ठीक है, लेकिन उसको भी सीरियसली नहीं लिया गया, and it was being dismissed as anti-Pakistan move in which others were not interested. So this was the move by UN General Assembly. So despite limited progress, India continues to push for defining terrorism globally and condemns state-sponsored terrorism implicitly targeting Pakistan. We know the shocking events of 9/11/2001 brought the terrorism which was considered to be confined to West Asia and South Asia, the center stage in United States and Europe, and it appeared that
decisive action would be taken to deal the menace globally. But after the hectic activity in political and legal bodies, the UN to finalize binding laws, the focus shifted to US military action in Afghanistan, which resulted in ouster of Taliban government. The war in Afghanistan was meant to root out terrorism, but after decades of conflict, US fled the country, leaving the Taliban in power. अब यूएन रोल एंड लिमिटेशंस क्या है, यूएन का अप्रोच क्या होना चाहिए और है क्या अभी. यूएन का जो फोकस है वो अभी इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे है, ह्यूमन राइट्स पे है एंड रूल ऑफ लॉ पे है. ये इनका प्राइमरी फोकस है. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एड्रेसेस दी terrorism but often lacks consensus on issues like cross border terrorism. ठीक है. उसके अलावा अगर हम यूएन मैप्स की बात करें तो इनके जो मैप्स है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी दैट इज़ द पीओके एंड अक्साई चीन, यानी जम्मू कश्मीर की जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसको बेसिकली उसको यूएन जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी के उसमें उनके मैप में इंक्लूडेड है. ठीक है. सो दिस कैन लीड टू कंट्रोवर्सीज बट कैरी नो लीगल और डिप्लोमेटिक वेट. उसके अलावा रिटर्न ऑफ तालिबान वी ऑल नो कि अफ़गानिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है तालिबानी रूल से. सो इट हाईलाइट्स द लिमिट्स ऑफ ग्लोबल इंटरवेंशंस इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, अ वार्मिंग फॉर ओवर साइलेंस ऑन ग्लोबल फोरम्स इन इंडो पाकिस्तान इशूज़. सो ये भी कारण है कि एक लिमिटेशंस है यूएन पे, बिकॉज ऑफ दिस वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है. इंडिया की स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द bilateral talks? So India asserts that any engagement on Kashmir must be bilateral. यहाँ पर जो शिमला अग्रीमेंट है 1972 का उसकी बात की जा रही है. अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी है क्या होनी चाहिए, बायलैटरलिज्म वर्सेस मल्टीलैटरलिज्म. आप इस पे नोट्स बना लीजिएगा. ठीक है. सिक्योरिटी इश्यूज़ यानी नेशनल सिक्योरिटी का जो कंसर्न है, मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, ग्लोबल टेररिज्म के ऊपर ये आ सकता है. यूएन रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द टेररिज्म, ये इम्पॉर्टेंट है. एंड इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, डिप्लोमेसी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इससे हाईलाइट होते हैं. सो व्हाट इज़ द इशू ऑफ hyphenation? So when India took the issue of Pakistan invasion of Kashmir to United Nations, it was a pure case of aggression which should be considered under chapter 7th of the charter. But as it happened, the issue was discussed under article 6 on Pacific settlement of dispute. सो उसका नतीजा क्या हुआ था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो हाइफिनेट कर रही थी इंडिया और पाकिस्तान के इशू को. ठीक है. काफ़ी ज़्यादा हाइफिनेट कर रही थी. व्हेन पाकिस्तान एंड इंडिया एक्वायर्ड न्यूक्लियर वेपन्स, कश्मीर वाज कंसिडर्ड एज द न्यूक्लियर हॉटस्पॉट. इंडिया हैज़ नॉट फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन while Pakistan threatens to multiply its conventional military capabilities. India has established position that any bilateral discussions would only be on terrorism, and the status
of Pakistan occupied Kashmir. Therefore, diplomacy at bilateral level or multilateral level is likely to be effective. Pakistan will continue to internationalize the Kashmir issue, but India should refrain from seeking international intervention or support. The reports of the special envoys will indicate, if anything, that such efforts are futile given the history of the evolution the India-Pakistan question in the Security Council. India has nothing to gain by raising the concerns internationally, as its narrative has got entangled in several controversial concepts in the UN. India's only option to ensure its security by appropriate military action. So जो इसका सबसे सटीक इलाज हो सकता है वो appropriate military action है, ठीक है, as long as Pakistan it continues with the policy of terrorism. So that's what the author means to say. जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप उस पर नोट्स बना लीजिएगा. So next topic is equity MF, that is the mutual funds. Net inflows dipped to 1 year low at rupees 19,013 crores. अब ये जो शार्प डिक्लाइन हुआ है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के नेट इनफ्लोज में, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा आप इस पे नोट्स, इकनॉमी पे, ठीक है, जीडीपी कैसे टैकल होगी या इसका क्या इफ़ेक्ट है, इस तरीके से आप नोट्स बना लीजिएगा, बिकॉज ये जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है. So it dropped to a 1 year low of rupees 19,013 crore in May 2025. That is a nearly 22% fall from April. अब ये ग्राफ जो है, अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है ऑफ ओवर 5 मंथ्स. यानी अप्रैल में इट वाज 18, अप्रैल 2024 में इट वाज 18,917, ठीक है. अक्टूबर 2024 में ये 41,886.7 है और मई में इसका रिडक्शन हो गया 19,013 पे. सो डिक्लाइनिंग इनफ्लोज रिफ्लेक्ट द इन्वेस्टर कॉशन एंड अमिड इंडिया पाकिस्तान टेंशन. अब ये जो डिप आया है ना, ये जो डिप आया है दैट हैज़ बीन ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान टेंशन, ठीक है. सो वॉर्स भी इफ़ेक्ट करते हैं, टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटीज़ एंड रिड्यूस्ड निफ्टी 50 रिटर्न्स. अब ये निफ्टी 50 रिटर्न्स पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा. लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्कीम्स ऑल सॉ ड्रॉप्स. तो यानी जितनी भी स्कीम्स है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जितनी भी स्कीम्स हैं उन सभी में गिरावट देखी गई. उसकी वजह से वोलेटिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है ओविंग टू टैरिफ अनाउंसमेंट एंड टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. हालांकि एसआईपी जो है, एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशंस रिमेन स्टेबल. जो एसआईपी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो स्टेबल रहा है एट रुपीज़ 26,688 crore in May 2025. So basically ये कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को रिलेट करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से, और इसका जो मतलब इसका जो इफ़ेक्ट है इकोनॉमी पे वो इम्पॉर्टेंट है.
आप इस पे नोट्स बना लीजिएगा, मेंस ओरिएंटेड नोट। सो बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंट है, सेंसिटिव जर्मन एक्सपेरिमेंट सेट्स न्यू लिमिट ऑन मैक्सिमम न्यूट्रिनो मास। सो इट वॉज कंडक्टेड बाय केट्रिन इन जर्मनी। केट्रिन का फुल फॉर्म है कार्लसरूहे ट्राइटेनियम न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है बेसिकली। ऑब्जेक्टिव क्या था कि मास ऑफ न्यूट्रिनोज को मेजर करना। वो कैसे? बाय स्टडिंग द बीटा डीके ऑफ ट्राइटियम सॉरी। अचीवमेंट क्या मिली है कि इसने एक न्यू अपर लिमिट सेट की है ऑफ 0.8 EV, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर न्यूट्रिनो मास। मेथड क्या यूज़ हुआ है इसमें? मेथड फोकसेस ऑन एनर्जी ऑफ electrons emitted during the tritium, or you may call it tritium decay. Data collected over 36 million electrons analyzed from 2019 to 2021. Importance क्या है? Based on decades of attempts to determine neutrino mass, current theories assume that neutrinos to be massless or nearly so. अब यूपीएससी रिलेवेंस क्या है जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? जो पार्टिकल एडवांस रिसर्च इन पार्टिकल फिजिक्स है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इन्हांसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। एज वी नो कि क्वांटम फिजिक्स जो है, क्वांटम कंप्यूटर जो है, क्वांटम साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के समय में। सो इट शोज ग्लोबल कोलैबोरेशन इन साइंटिफिक इनोवेशन। जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी यूनिवर्स से रिलेटेड, बिकॉज जो रेलेवेंस है न्यूट्रिनोस का वो कॉस्मोलॉजी में सबसे ज़्यादा है एंड यूनिवर्स फॉर्मेशन में। वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये प्रीलिम्स बेस्ड भी इसमें कुछ स्टैटिक टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि न्यूट्रिनोस क्या हैं, डिरैक वर्सेस मेजोरना पार्टिकल्स क्या हैं, स्टैंडर्ड मॉडल्स क्या हैं, केट्रिन प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि इसे किसने पावर किया है? सो केट्रिन ने इसे पावर किया है, एक जर्मन बेस्ड रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने पावर किया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम ही केट्रिन है, सॉरी पावर नहीं किया, इस प्रोजेक्ट का नाम केट्रिन है। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा, और आपको कुछ नोट्स भी बनाना। स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिनोस है क्या, डिरैक वर्सेस मेजोरना पार्टिकल्स, इनमें डिफरेंस क्या है, इनका रिलेवेंस क्या है, ठीक है। और क्वांटम फिज़िक्स एंड क्वांटम साइंस से रिलेटेड आपको मालूम होना चाहिए क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। फर्दर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इनसे क्या हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो इन्हें कंसिडर किया जा रहा था कि ये मासलेस है न्यूट्रिनोस, बट रिसेंट में जो डिस्कवरी हुई है उसमें डिटरमाइन किया जा रहा है, अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं कि न्यूट्रिनो मास के बारे में कुछ पता लगाया जा रहा है। सो अभी जो करंट थ्योरीज़ हैं ये एज्यूम करती हैं कि न्यूट्रिनोज आर मासलेस, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है, दिस वाज बेसिकली फ्रॉम द क्वेश्चन कॉर्नर, अ क्वेश्चन ऑफ ग्रेविटास। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ ग्रेविटी? सो इंग्लिश साइंटिस्ट वी नो दैट इसैक न्यूटन ने प्रूव किया था, प्रूव द ओरिजिन्स ऑफ दिस मिस्टीरियस फोर्स एंड केम अप विद द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। सो अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, जिन्हें हमने स्कूल में भी पढ़ा है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन देयर मासेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि जितना डिस्टेंस रहेगा, जितना ज़्यादा मास रहेगा, ग्रेविटेशनल पुल उतना ही रहेगा। और ये प्रिंसिपल जो है रॉकेट प्रपल्शन में भी काफ़ी यूज़ होता है, टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर आप बॉल ऊपर से गिराते हो एक हाइट से,
तो वो और तेज़ी से नीचे जाती। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल जितना ज़्यादा डिस्टेंस है, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा है। सो द मैथमेटिक्स ऑफ लॉज सजेस्ट दैट द ओरिजिन ऑफ ग्रेविटी वॉज द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। उसके अलावा मासेस भी जो हैं वो भी रोल प्ले करते हैं। अगर आप एक बलून को फेंकोगे वो हल्का होता है, सो वो बहुत लेट में नीचे आएगा, वेराज अगर आप भारी बॉल को नीचे फेंकोगे तो वो बहुत जल्दी आ जाएगा। सो द मैथमेटिक्स ऑफ द लॉ सजेस्टेड दैट द ओरिजिन ऑफ ग्रेविटी वॉज द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स ओन मास एनी ऑब्जेक्ट में हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन अनदर मैसिव ऑब्जेक्ट्स। सो इनका कहने का कहीं ना कहीं मतलब है कि कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट ही था जो ग्रेविटी क्रिएट करता था, ठीक है। So, but in his final analysis, Newton concluded that massive bodies gravitated at all because God have deemed it so. It wasn't until Albert Einstein published his general theory of relativity that scientists acquired a clearer picture of gravity's origin. So, इनकी थ्योरी के हिसाब से कि gravity is a property of space and time taken together. टू बी एग्जैक्ट ऑफ 4-dimensional स्पेस टाइम, यानी कि जो टाइम टेकन है दैट इज़ टू बी एग्जैक्ट ऑफ 4-dimensional स्पेस टाइम. इट इज़ंट टेक्निकली अ फोर्स that causes object to move one way or another. Instead, the process of energy and momentum in a region of space time has the effect of I'm sorry for my throat, have the effect of deforming space time. Like when you lay your head on a pillow, objects moving there may seem to have been deflected from their straight path by a force. This is gravity. So according to him, gravity is a property of space-time. So that's all for the day. Thank you and have a nice day. Please do like, subscribe and share my channel, and also share your valuable feedback so may I can bring in more improvements. Thank you.